हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MANE5 एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर्सेस कल्चरल डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और कल्चरल डिटर्मिनिज्म क्या होते हैं और कैसे ये दोनों थियरीज ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को अलग अलग तरह से समझाती है। हमें दोनों के मेन थिंकर्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनके बीच का डिफरेंस बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल और कल्चरल डिटर्मिनिज्म एंथ्रोपोलॉजी के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन को समझाते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है कि एनवायरनमेंट ही ह्यूमन कल्चर और बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जबकि कल्चरल डिटर्मिनिज्म कहता है कि इंसान अपनी कल्चर और क्रिएटिविटी से एनवायरनमेंट को शेप करता है। इन दोनों थियरीज का कंपैरिजन एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का अर्थ। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि क्लाइमेट, जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन लाइफ और कल्चर को डिसाइड करते हैं। ये थियरी कहती है कि एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस को अफेक्ट करता है। उदाहरण, ट्रॉपिकल रीजन्स के लोगों को लेजी और टेम्परेट रीजन्स के लोगों को हार्डवर्किंग माना गया। थिंकर्स फ्रीडरिक रज्जल और एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा था कि एनवायरनमेंट सिविलाइजेशन को शेप करता है। आलोचना, क्रिटिसिज्म। ये थियरी एक तरह से ओवर सिंप्लीफाइड है और ह्यूमन क्रिएटिविटी को इग्नोर करती है। कॉलोनियल टाइम में इस कॉन्सेप्ट का मिसयूज हुआ था रेशियल सुपीरियरिटी जस्टिफाई करने के लिए। 2. कल्चरल डिटर्मिनिज्म का अर्थ। कल्चरल डिटर्मिनिज्म कहता है कि ह्यूमन कल्चर और वैल्यूज हाई डिसाइड करते हैं कि इंसान एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। इस थियरी के हिसाब से इंसान पैसिव नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। थिंकर्स फ्रांस बोयस और जूलियन स्टीवर्ट ने कल्चर के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। उदाहरण, राजस्थान के लोग अपनी कल्चरल टेक्निक्स जैसे पानी बचाने के तरीके, कपड़े और घर के डिजाइन से डेजर्ट में जीते हैं। मुख्य विचार। कल्चर एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो इंसान और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाता है। 3. मध्य रास्ता, पॉसिबिलिज्म और कल्चरल इकोलॉजी। आज के स्कॉलर्स दोनों एक्सट्रीम्स को कंबाइन करके पॉसिबिलिज्म और कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पॉसिबिलिज्म, विडाल द लब्लैश, कहता है कि एनवायरनमेंट ऑप्शंस देता है, लेकिन ह्यूमंस उनमें से चुनाव करते हैं। कल्चरल इकोलॉजी, जूलियन स्टीवर्ट, एक्सप्लेन करता है कि लोग अपने कल्चर के थ्रू एनवायरनमेंट के अनुरूप अडेप्ट करते हैं। उदाहरण, इन्यूट लोग अपने कल्चरल इनोवेशंस जैसे इग्लू और वार्म क्लोथ्स से आर्कटिक के कोल्ड क्लाइमेट में जीते हैं। कंक्लूजन। एनवायरमेंटल और कल्चरल डिटर्मिनिज्म के डिबेट से हमें ये समझ आता है कि नेचर और ह्यूमन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एनवायरनमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि कल्चरल डिटर्मिनिज्म इंसान की क्रिएटिविटी को। आज के टाइम में स्कॉलर्स दोनों को एक साथ समझते हैं, जहां एनवायरनमेंट और कल्चर एक दूसरे के साथ डायनामिक रिलेशन में होते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss biocultural adaptation of human beings. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि इंसान एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करता है, एक तरफ बायोलॉजिकल तरीके से, जैसे बॉडी के चेंजेस, और दूसरी तरफ कल्चरल तरीके से, जैसे टेक्नोलॉजी, कपड़े, खाना, रहन सहन। हमें दोनों के बीच के संबंध और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि बायोकल्चरल अडेप्टेशन ह्यूमन सर्वाइवल में कैसे मदद करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोकल्चरल अडेप्टेशन का मतलब है बायोलॉजिकल और कल्चरल दोनों प्रोसेसेस का मिलकर इंसान के सर्वाइवल में योगदान देना। ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स में जीने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी पर नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर, नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करते हैं। यह कॉन्सेप्ट बताता है कि इंसान के इवोल्यूशन में बायोलॉजी और कल्चर दोनों मिलकर काम करते हैं।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे शरवुड वॉशबर्न और जूलियन स्टुअर्ट ने ये आइडिया दिया कि ह्यूमन अडेप्टेशन एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें नेचर और कल्चर दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मेन बॉडी 1. बायोकल्चरल अडेप्टेशन का मतलब और नेचर। बायोकल्चरल शब्द दो एस्पेक्ट्स को जोड़ता है, बायोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजिकल, और कल्चरल, लर्न्ड, बिहेवियरल। बायोलॉजिकल अडेप्टेशन का मतलब है बॉडी में ऐसे चेंजेस जो सर्वाइवल को बेटर बनाते हैं। कल्चरल अडेप्टेशन का मतलब है सोसाइटी के रिचुअल्स, टेक्नोलॉजी और रहन सहन के तरीके जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं। दोनों मिलकर इंसान को हर तरह के एनवायरनमेंट, ठंड, गर्मी, पहाड़ या जंगल में सर्वाइव करने की एबिलिटी देते हैं। 2. बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन ह्यूमंस। बायोलॉजिकल एडेप्टेशन वो फिजिकल या जेनेटिक बदलाव है जो लॉन्ग टाइम में डेवलप होते हैं। थर्मल अडेप्टेशन, कोल्ड एरियाज जैसे आर्कटिक के लोगों का बॉडी शेप छोटा और कम्पैक्ट होता है ताकि हीट लॉस कम हो। हॉट रीजन्स जैसे अफ्रीका के लोगों के लिम्स लंबा होता है जिससे हीट इजीली निकल जाती है। स्किन कलर अडेप्टेशन, ट्रॉपिकल एरियाज में डार्क स्किन हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन देती है। कोल्ड एरियाज में लाइट स्किन विटामिन डी अब्सॉर्ब करने में मदद करती है। हाई एल्टीट्यूड अडेप्टेशन, तिब्बत और एंडीज जैसे जगहों पर लोगों के लंग्स बड़े और रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी से बच सकें। ये सब नेचुरल सिलेक्शन के जरिए होता है और जनरेशंस तक चलता है। 3. कल्चरल एडेप्टेशंस इन ह्यूमंस। कल्चरल एडेप्टेशंस वो हैं जो इंसान सीखता है और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, फायर का यूज, कपड़े बनाना, घर बनाना और टूल्स बनाना, ये सब कल्चरल एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल है। इन्यूट लोग इग्लू बनाते हैं और एनिमल स्किन का यूज करते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में। डाइटरी हैबिट्स, खाना एनवायरनमेंट के रिसोर्सेस पर डिपेंड करता है, जैसे एशिया में चावल, अमेरिका में मेज और अफ्रीका में मिल्क प्रोडक्ट्स। सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स, फार्मिंग, ट्रेडिंग और कोऑपरेशन जैसे सिस्टम्स इंसान के कल्चरल अडेप्टेशन के पार्ट्स है। कल्चर इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो नए एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है अपनी सोच और टेक्नोलॉजी से। 4. बायोलॉजी और कल्चर का इंटरैक्शन। बायोकल्चरल मॉडल ये बताता है कि बायोलॉजी और कल्चर एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, लैक्टोज टॉलरेंस उन लोगों में डेवलप हुई जो कल्चरली डेयरी फार्मिंग करते थे। इसी तरह हाई एल्टीट्यूड लिविंग ने बायोलॉजिकल चेंजेस को प्रमोट किया। मतलब, इंसान के इवोल्यूशन में दोनों एस्पेक्ट्स, बायोलॉजिकल और कल्चरल, एक साथ काम करते हैं। आज के एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इसे बायोकल्चरल एवोल्यूशन कहते हैं जिसमें जीन्स, एनवायरनमेंट और सोसाइटी तीनों एक सिस्टम के पार्ट्स हैं। कंक्लूजन, अंत में हम कह सकते हैं कि बायोकल्चरल अडेप्टेशन इंसान के इवोल्यूशन का सबसे खास फीचर है। इसके वजह से ह्यूमंस दुनिया के हर कोने में सर्वाइव कर पाए हैं, चाहे वो डिजर्ट हो, जंगल हो या आइस कवर्ड माउंटेन। बायोलॉजी और कल्चर के मिलने से ही इंसान अडेप्टेबल और रेजिलिएंट बना है। इसलिए बायोकल्चरल अडेप्टेशन को समझना ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Examine the current trends in environmental anthropology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि environmental anthropology के नए ट्रेंड्स और डायरेक्शंस क्या है। मतलब, अब ये सब्जेक्ट किस तरह इवॉल्व हुआ है, रिसर्चर्स किस तरह से एनवायरनमेंट और सोसाइटी के रिलेशंस को स्टडी कर रहे हैं, और कैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और इंडिजिनस राइट्स इसके में फोकस बन गए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो इंसान और एनवायरनमेंट के रिश्तों का स्टडी करती है। ये देखती है कि अलग अलग कल्चर्स अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को कैसे समझते और उस करते हैं। पहले ये फील्ड सिर्फ इकोलॉजिकल अडेप्टेशन तक सीमित थी, लेकिन अब ये ग्लोबल एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन पर भी फोकस करती है। आज के समय में एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपना रही है, जिसमें कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी सबको मिलाकर देखा जाता है। मेन बॉडी। 1. डिटर्मिनिज्म से इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच तक का शिफ्ट। शुरू में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स मानते थे कि एनवायरनमेंट ही ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जिसे हम एनवायरनमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। बाद में ये समझा गया कि ह्यूमंस भी अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं और दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिलेशन होता है।
इससे इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच कहा गया, जहां कल्चर को एक अडैप्टिव सिस्टम के रूप में देखा गया। जूलियन स्टीवर्ट का कल्चरल इकोलॉजी थियरी इसी आइडिया पर बेस्ड है कि सोसाइटी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर डेवलप करती है। 2. पॉलिटिकल इकोलॉजी पर फोकस। आजकल के रिसर्चर्स पॉलिटिकल इकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बताता है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज सिर्फ नेचुरल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर से भी जुड़े होते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन सिर्फ लोकल फार्मर्स की वजह से नहीं होती, बल्कि ग्लोबल मार्केट और सरकारी पॉलिसीज भी जिम्मेदार होती है। पॉलिटिकल इकोलॉजी लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल के कनेक्शंस को समझाता है। 3. क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इश्यूज पर एम्फेसिस। ए फ्लैट एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा फोकस क्लाइमेट चेंज पर है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि लोग क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कैसे समझते और उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट करते हैं। टॉपिक्स जैसे माइग्रेशन, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज और क्लाइमेट जस्टिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर्कटिक के इंडिजिनस लोगों पर स्टडीज हुई है, जहां मेल्टिंग आइस ने उनके लाइवलीहुड और आइडेंटिटी दोनों को इम्पैक्ट किया है। 4. इंडिजिनस नॉलेज और लोकल सिस्टम्स का इंटीग्रेशन। आज के टाइम में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इंडिजिनस और लोकल नॉलेज सिस्टम्स को बहुत वैल्यू देते हैं। यह नॉलेज एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है। जैसे इंडिया के सेक्रेड ग्रोव्स का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जहां रिलीजियस बिलीफ्स के जरिए फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। यह स्टडीज दिखाती हैं कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकती है। 5. एप्लाइड और एक्टिविस्ट एंथ्रोपोलॉजी का उभरता रुख। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बल्कि पॉलिसी मेकिंग और एक्टिविज्म में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू वो एनजीओ, गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज के साथ मिलकर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एडवोकेसी एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है, जहां रिसर्चर लोगों और पॉलिसी मेकर्स के बीच ब्रिज का काम करता है। एग्जाम्पल, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स या क्लाइमेट अडेप्टेशन इनिशिएटिव्स। 6. इंटरडिसिप्लिनरी और ग्लोबल दृष्टिकोण। अब ये फील्ड सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से भी लिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स ट्रांसनेशनल हो गई हैं, इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स अब ग्लोबल मूवमेंट्स और कंजम्पशन पैटर्न्स पर भी स्टडी करते हैं। अर्बन एनवायरनमेंट्स और सस्टेनेबल सिटीज भी नए फोकस एरियाज बन गए हैं। कंक्लूजन। अंत में कह सकते हैं कि एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के करंट ट्रेंड्स अब सिर्फ इकोलॉजी तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी और पॉलिटिकल पावर तक बढ़ गए हैं। यह फील्ड अब इंडिजिनस कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करती है और एनवायरनमेंट के एथिकल इश्यूज पर भी फोकस करती है। इस वजह से ये एक डायनामिक और सोशली रेलेवेंट डिसिप्लिन बन गई है, जो आज के एनवायरनमेंटल चैलेंजेस को समझने में मदद करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the anthropological approach to gender and environment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि एंथ्रोपोलॉजी जेंडर और एनवायरनमेंट के बीच के संबंध को कैसे स्टडी करती है। मतलब ये बताना है कि अलग अलग समाजों में मर्दों और महिलाओं की भूमिका एनवायरनमेंट के साथ कैसे जुड़ी होती है, और फेमिनिस्ट और इकोफेमिनिस्ट अप्रोचेस ने इस फील्ड में क्या योगदान दिया है। एग्जाम्पल्स और थियरीज के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर और एनवायरनमेंट का संबंध एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, खासकर 1970 के बाद। जेंडर का मतलब है समाज द्वारा दिए गए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश जिसमें हम रहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स देखते हैं कि कैसे अलग अलग समाज जेंडर के बेसिस पर रिसोर्स यूज और एनवायरनमेंट से संबंध बनाते हैं। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी और इकोफेमिनिज्म ने यह दिखाया कि जेंडर इनइक्वालिटी का एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट असर पड़ता है। मेन बॉडी। 1. एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड एनवायरनमेंट। एंथ्रोपोलॉजी जेंडर को बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि सोशल और कल्चरल कॉन्सेप्ट के रूप में देखता है। बहुत सी कम्युनिटीज में मर्द और महिलाएं अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट का यूज करती हैं। जैसे खेती में मर्द हाल चलते हैं और महिलाएं बीज और हार्वेस्टिंग का काम करती है। यह डिवीजन एनवायरनमेंट के सस्टेनेबल यूज को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, इंडिया के चिपको मूवमेंट में महिलाओं ने पेड़ बचाने के लिए मुख्य भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि जेंडर्ड रोल्स एनवायरनमेंट के प्रति अलग नजरिया लाते हैं। 2. फेमिनिस्ट और इकोफेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स।
फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी ने इस बात पर जोर दिया कि वीमेन के एक्सपीरियंसेस को रिसर्च में शामिल करना जरूरी है। इकोफेमिनिज्म, जिसे वंदना शिवा और मारिया मीस जैसे थिंकर्स ने पॉपुलर बनाया, ये कहता है कि नेचर और वीमेन दोनों को पेट्रियार्कल सिस्टम ने एक्सप्लॉइट किया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इकोफेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके देखते हैं कि कैसे सामाजिक सिस्टम जेंडर और एनवायरनमेंट दोनों में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, वंदना शिवा ने अपने रिसर्च में दिखाया कि महिलाओं का बीज और बायोडाइवर्सिटी का ट्रेडिशनल ज्ञान सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3. जेंडर्ड नॉलेज और रिसोर्स मैनेजमेंट। महिलाओं के पास लोकल एनवायरनमेंट का गहरा ज्ञान होता है, जैसे प्लांट्स, पानी और मिट्टी के बारे में। मर्द और महिला रिसोर्स का उपयोग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए उनके एनवायरनमेंटल नॉलेज सिस्टम्स भी अलग होते हैं। पॉलिसी मेकिंग में इस जेंडर्ड नॉलेज को शामिल करना सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। केस स्टडी, केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट में वेंगरी माथाई ने महिलाओं को ट्री प्लांटेशन में शामिल करके एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड दोनों सुधारे। 4. कंटेम्पररी एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। आजकल एंथ्रोपोलॉजी इंटरसेक्शनल अप्रोच यूज करती है, जिसमें जेंडर के साथ क्लास, कास्ट और एथनिसिटी को भी समझा जाता है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन जैसे ग्लोबल इश्यूज में मर्द और महिला दोनों पर अलग असर पड़ता है, जिसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। कई जगहों पर महिलाएं क्लाइमेट अडेप्टेशन के नए सॉल्यूशंस ले रही हैं, खासकर रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज में। एग्जाम्पल, पैसिफिक आइलैंड्स में महिलाओं का कोस्टल रिसोर्स मैनेजमेंट में रोल मरीन इकोसिस्टम के लिए क्रूशियल है। कंक्लूजन, एंथ्रोपोलॉजी ये दिखाता है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज को जेंडर के बिना समझा ही नहीं जा सकता। मर्द और महिला दोनों एनवायरनमेंट के मैनेजमेंट में अपनी अलग पर इक्वली इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जेंडर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करने से एनवायरनमेंटल पॉलिसी ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनती है। इस तरह एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी इक्वालिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस दोनों को प्रमोट करती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 5. Write short notes on any two of the following. A. Emergence of environmental anthropology. B. Ecological succession. C. Neo-evolutionism and cultural ecology. D. Relationship between environment and productive technology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाता है, जैसे इस सब्जेक्ट का डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के बीच संबंध। हमें हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करके उसका इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो इंसान और एनवायरनमेंट के बीच के संबंध को समझती है। ये देखती है कि लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे अडेप्ट करते हैं, उससे मॉडिफाई करते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। इस फील्ड का विकास कई थिंकर्स जैसे जूलियन स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट के थियरीज से हुआ। इस आंसर में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यू इवोल्यूशनिज्म और कल्चरल इकोलॉजी, और एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। ए. इमर्जेंस ऑफ एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। ऐतिहासिक बैकग्राउंड। एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी 20th सेंचुरी के मध्य में डेवलप हुई, जब लोगों ने एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ के बीच के रिश्ते को साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू किया। जूलियन स्टीवर्ट और लेस्ली वाइट जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने इस फील्ड की नींव राखी। कल्चरल इकोलॉजी। स्टीवर्ट की कल्चरल इकोलॉजी थियरी कहता है कि हर कल्चर अपने लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है। ये थियरी समझाती है कि एनवायरनमेंट के कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी और सोशल सिस्टम इवॉल्व होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बाद में इस फील्ड ने इकोलॉजी, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी से भी आइडियाज लिए। इश्यूज जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी ने इस फील्ड को और रेलेवेंट बनाया। आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में पॉलिटिकल इकोलॉजी और एप्लाइड रिसर्च भी शामिल है। उदाहरण, अमेज़न के ट्राइबल लोगों के फॉरेस्ट यूज और फार्मिंग सिस्टम का स्टडी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को समझने में मदद करता है। बी. इकोलॉजिकल सक्सेशन। परिभाषा और कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है इकोसिस्टम में समय के साथ होने वाले ग्रेजुअल और नेचुरल चेंजेस। इससे पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से एक नई जगह पर एस्टेब्लिश होते हैं। टाइप्स ऑफ सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन।
जहां पहले कोई लाइफ नहीं थी, जैसे वोल्कानो या बारे रॉक पर। सेकेंडरी सक्सेशन, जहां पहले से कम्युनिटी थी लेकिन फायर या फ्लड से डिस्टर्ब हो गई। स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, सबसे पहले पायनियर स्पीशीज आती है, फिर ग्रासेस, श्रब्स और एंड में क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इस कॉन्सेप्ट से एंथ्रोपोलॉजिस्ट समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे बदलती है। उदाहरण, उत्तर भारत के छोड़े गए खेतों में वनस्पतियों का वापस बढ़ना सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। सी, नियो इवोल्यूशनिज्म एंड कल्चरल इकोलॉजी। कॉन्सेप्ट, नियो इवोल्यूशनिज्म क्लासिकल इवोल्यूशन के बदले साइंटिफिक अप्रोच लेकर आया। लेस्ली व्हाइट और जूलियन स्टीवर्ट ने बताया कि एनर्जी और एनवायरनमेंट कल्चर के विकास में महत्वपूर्ण है। की आइडियाज, व्हाइट, कल्चर टैब इवॉल्व होता है जब लोग ज्यादा एनर्जी यूज करना सीखते हैं। स्टीवर्ट, हर कल्चर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करता है। रेलेवेंस, ये थियरीज एनवायरनमेंट और कल्चर के बीच के संबंध को समझाती है। ये एडेप्टेशन और टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है। उदाहरण, पुराने समय के इरिगेशन सिस्टम दिखाते हैं कि एनवायरनमेंट ने टेक्नोलॉजी के विकास को कैसे प्रभावित किया। डी, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट, प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है वो टूल्स और टेक्निक्स जिससे लोग एनवायरनमेंट से रिसोर्सेस निकलते हैं। एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी के विकास को प्रभावित करता है और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को बदल देती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, एनवायरनमेंटल कंडीशंस तय करती हैं कि किस तरह के टूल्स और मेथड्स सूटेबल होंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ओवरयूज कभी कभी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस लाता है। एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज अपने एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कैसे यूज करती है। उदाहरण, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ऐसा टेक्निक है जो एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस में रहती है। कंक्लूजन, एनवायरनमेंटल एंथ्रोपोलॉजी हमें बताती है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे हम इसके इमर्जेंस की बात करें या इकोलॉजिकल सक्सेशन और कल्चरल इकोलॉजी की, सबका मकसद एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल रिलेशन बनाना है। ये कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न दुनिया के एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स को समझने और उनका सॉल्यूशन निकलने में बहुत मदद करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।